हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्या मैन एजुकेशन। ये वेन डायग्राम का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग ग्रुप ऑफ 2 की बात किए थे, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग ग्रुप ऑफ 3 की बात करने वाले हैं और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें। जिनसे पार्ट 1 पार्ट 2 मिस हो गया है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिए। जब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ये पार्ट 3 देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वेन डायग्राम एक मेथड है, इसको यूज करके क्वेश्चन को आसान बनाया जाता है और ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं जहाँ पे दो ग्रुप या दो से ज़्यादा ग्रुप एग्जिस्ट करते हो और उनके बीच में कुछ कॉमन शेयर हो रहा हो। तो हम लोग दो ग्रुप के बीच में कॉमन का डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, उससे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 3 ग्रुप हैं जिनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन शेयर है। तो मैं एक सेम एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक मान लो एक कोचिंग क्लास है, वहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट जाते हैं, ज्वाइन करते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जो कि गेट की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो इंजीनियरिंग सर्विस के लिए ज्वाइन करते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए ज्वाइन करते हैं। ये तो 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, अब कुछ जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं उनमें से कुछ जो गेट के लिए ज्वाइन किए थे उनमें से कुछ लोग इंजीनियरिंग सर्विस का भी तैयारी कर रहे हैं। जो लोग इंजीनियरिंग सर्विस के लिए ज्वाइन किए थे वो लोग गेट का भी तैयारी कर रहे हैं और कुछ जो लोग गेट के लिए ज्वाइन किए थे उनमें से कुछ बच्चे पब्लिक सेक्टर की भी तैयारी कर रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर के लिए ज्वाइन किए थे उनमें कुछ बच्चे गेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक कोचिंग क्लास है जिसमें रजिस्टर तो 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग गेट के लिए ज्वाइन किए, कुछ लोग इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, कुछ लोग पब्लिक सेक्टर के लिए। लेकिन बाद में होता क्या है कि उनमें से कुछ बच्चे जो होते हैं जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विस दोनों की प्रिपरेशन करने लगते हैं। कुछ पब्लिक पीएसयू वाले इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करने लगते हैं और कुछ पीएसयू वाले गेट की तैयारी करने लगते हैं। क्लियर है सबको? कुछ ऐसे भी होते हैं जो गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर तीनों की तैयारी करते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, जब भी 3 ग्रुप का बात होगा तो हम लोग ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ दिख रहा है ऐसे ही डायग्राम हमेशा बनाएंगे जब भी 3 ग्रुप का बात होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो देखो, गेट की बात करें तो ये जो सर्किल में ड्रॉ कर रहा हूँ ये पूरा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे स्टूडेंट किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? गेट की। अगर सिमिलरली अगर मैं बोलूँ पब्लिक सेक्टर की कितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाले सर्किल में जितने स्टूडेंट आएंगे सारे के सारे किसके प्रिपरेशन कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर की। ठीक है, अब देखो इनमें जो कॉमन जो एरिया है, ठीक है, अब देखो ये वाला एरिया अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये गेट और इंजीनियरिंग सर्विस दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वाले एरिया को ड्रॉ करूँ तो ये वाला जो एरिया ये वाले कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विस और पीएसयूज़ की। सिमिलरली ये वाला एरिया किसको कर रहे हैं? गेट और इंजीनियरिंग सर्विस की। और ये जो मिडिल में जो बच रहा है ये किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? तीनों की, गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर की। तो 1 बाय 1 सारे हम लोग समझेंगे। अब देखो इसमें किस टाइप का एरिया होगा, कितने एरिया हो गए? देखो, एक ये एरिया हो गया, एक एरिया हो गया, एक 3 हो गया, 4 5 6 7 सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, तब 7 सेक्शन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, हर टाइप का मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 1 बाय 1। तो देखो 7, अब ग्रुप ऑफ 2 में क्या होता था? केवल 3 एरिया होता था, तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन जो होते थे आसान होते थे। लेकिन ग्रुप ऑफ 3 में कितने एरिया हो गए? 7 टाइप के एरिया हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन सा एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको एज्यूम करना है कि एक कोचिंग क्लास है, गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर के लोग 3 टाइप के स्टूडेंट क्या किए हैं? ज्वाइन किए हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गेट की कितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंजीनियरिंग सर्विस से कितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि पब्लिक सेक्टर के कितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओनली गेट के कितने प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है ओनली इंजीनियरिंग सर्विस के प्रिपरेशन कितने कर रहे हैं, ओनली पीएसयूज़ की प्रिपरेशन कितने कर रहे हैं। तो इन सब का कौन कौन सा एरिया डिफाइन करेंगे, कैसे? गेट वाले के लिए क्या होगा? गेट वाले के लिए पूरा सर्कल होगा। उसी तरह ओनली गेट वाले के लिए क्या होगा? केवल ये वाला एरिया होगा। तो ये सारे के सारे पूछे जा सकते हैं। ये सारे के सारे टर्म आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो पूछा गया उसमें कौन सा एरिया लाई कर रहा है। देखो, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कॉमन बिटवीन गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस। तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विस में कितने लोग कॉमन है? फिर कॉमन बिटवीन इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर, कॉमन बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड गेट, ओनली कॉमन बिटवीन गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस। यहाँ पे ओनली वर्ड यूज कर लिया गया है। ओनली कॉमन बिटवीन इंजीनियरिंग सर्विस एंड पब्लिक सेक्टर, ओनली कॉमन बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड गेट। और फिर ये भी पूछा जा सकता है कॉमन बिटवीन गेट, इंजीनियरिंग सर्विस एंड पब्लिक सेक्टर, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ओनली कॉमन बिटवीन गेट, इंजीनियरिंग सर्विस एंड पब्लिक सेक्टर। तो ये सारे के सारे पूछे जा सकते हैं, ये सारे के सारे टर्म पूछे जा सकते हैं आपसे। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एरिया इसमें इंक्लूड होगा, इसमें कौन कौन सा एरिया इंक्लूड होगा, इसमें कौन कौन सा एरिया इंक्लूड होगा, इसमें कौन कौन सा एरिया इंक्लूड होगा। तो 1 बाय 1 हम लोग समझने वाले हैं कि कौन कौन सा एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि गेट की कितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, तो गेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। गेट के लिए पूरा का पूरा गेट, यहाँ पे ओनली एग्जैक्टली वर्ड यूज़ नहीं किया है, मतलब गेट के लिए पूरा का पूरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये गेट के लिए पूरे के पूरे सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो कौन कौन से कितने कितने इसमें रीगन एरिया आ जा रहे हैं, 1 2 3 4 4 टाइप के आ जा रहे हैं। और क्या क्या रहे हैं, फर्स्ट जी, सेकेंड जी ई, ठीक है, और ये थर्ड पी ई जी, ठीक है, और फोर्थ और सेकेंड जी पी, ठीक है। जी फॉर गेट, ई फॉर इंजीनियरिंग सर्विस और पी फॉर पब्लिक सेक्टर। तो देखो 1G का मतलब गेट वाले आ गए, जी का मतलब गेट और इंजीनियरिंग सर्विस वाले आ गए, और यहाँ क्या आ गए, पब्लिक सेक्टर, इंजीनियरिंग और गेट वाले आ गए, और यहाँ पे गेट और पब्लिक सेक्टर वाले आ गए। तो गेट पूछेगा तो ये पूरे सर्किल की वैल्यू पूछा है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे ना ही ओनली यूज किया है ना ही एग्जैक्टली यूज किया है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये सर्किल आएगा। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि इंजीनियरिंग सर्विस में कितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग सर्विस के लिए क्या लोगे, ये पूरा का पूरा एरिया लोगे आप। अब इसमें कितने टाइप के एरिया इंक्लूड हो जा रहे हैं, 4 टाइप के, 1 2 3 4। तो इसका भी सम कितना हो जाएगा, इन चारों का सम करेंगे वो इंजीनियरिंग सर्विस का आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सर्किल इंजीनियरिंग सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आई हो गया, सेकेंड जी हो गया, ठीक है, सेकेंड पी हो गया, और लास्ट में क्या होगा, थर्ड पीईजी। क्लियर है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि पब्लिक सेक्टर में कितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, तो पब्लिक सेक्टर के लिए कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे थे, ये पूरा का पूरा सर्किल हो जाएगा पब्लिक सेक्टर के लिए। इसमें किस टाइप का एरिया आ गया, तो ये एरिया आ गया, ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा। इसमें भी 4 टाइप का एरिया आएगा। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 1P प्लस सेकेंड GP प्लस सेकेंड PE प्लस थर्ड PEG। क्लियर है। तो ये हो गया पब्लिक सेक्टर। अगर आपसे पूछा जाए तो, अगर गेट में कोई पूछेगा कि गेट में अगर ऐसे डायग्राम देके पूछेगा गेट के कितने बच्चे, तो पूरा का पूरा सर्किल आपको बताना होगा। इंजीनियरिंग सर्विस से कोई पूछेगा तो ये पूरा सर्किल बताना पड़ेगा। सिमिलरली पब्लिक सेक्टर का पूछेगा तो ये पूरा का पूरा सर्किल बताना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गेट, इंजीनियरिंग सर्विस, पब्लिक सेक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमने निकाला था गेट, अब गेट के साथ ओनली वर्ड यूज हो गया, ठीक है, ओनली। यहाँ पे एग्जैक्टली गेट भी यूज कर सकता था, तो ओनली गेट का मतलब क्या हो गया, ऐसे बच्चे जो केवल गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर गेट की बात करें तो गेट के लिए तो ये पूरा का पूरा सर्किल है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि इंजीनियरिंग सर्विस से कॉमन है, ओवरलैप है, तो मतलब इंजीनियरिंग सर्विस से कॉमन है, कुछ पब्लिक सेक्टर से कॉमन है। तो कितने लोग बोलेंगे कि सर ये वाला एरिया तो हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि ये इंजीनियरिंग, ये वाले जो बच्चे ये वाला एरिया में, ये वाला एरिया जो है कि पूरा गेट और इंजीनियरिंग सर्विस दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वाले एरिया में पब्लिक सेक्टर का। तो ओनली गेट का मतलब क्या हो गया, ये वाला केवल, ये ओनली गेट के लिए क्या बचा, ये वाला एरिया बचा, ये वाला ओनली गेट जो केवल गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपसे ओनली गेट पूछा जाता है तो ओनली गेट का मतलब ये हो जाएगा, ये वाले रीगन की बात कर रहा है, तो ये वाला रीगन क्या हो जाएगा, ओनली गेट का मतलब फर्स्ट जी, ठीक है। याद रखेंगे गेट पूछेगा तो पूरा का पूरा सर्किल होगा, ओनली गेट बोलेगा तो केवल ये वाला रीगन होगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए ओनली इंजीनियरिंग सर्विस, तो अगर इंजीनियरिंग सर्विस केवल पूछा होता तो पूरा का पूरा सर्किल बोलते हैं, लेकिन ओनली इंजीनियरिंग सर्विस बोला है, मतलब केवल इंजीनियरिंग सर्विस में जो कॉमन होगा, मतलब ये वाला एरिया की बात किया है उसने, ये वाला ओनली लिखा हुआ है, या यहाँ पे एग्जैक्टली भी लिख सकता है। मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, ओनली या एग्जैक्टली कोई भी वर्ड यूज करेगा उसका मतलब क्या होगा, इस वाले रीगन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ई। क्लियर है। उसी तरह अगर आपसे ओनली PSU पूछ दिया गया कि ओनली PSU का कौन सा रीगन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो PSU का अगर पूछेगा तो पूरा का पूरा सर्किल कर रहा है, ये PSU के लिए पूरा का पूरा सर्किल, लेकिन ओनली PSU लिख दिया, मतलब कि इस वाले रीगन की वो बात किया है, ये वाले रीगन की बात किया उसने, ये वाला। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट P। तो क्लियर हो गया, गेट और ओनली गेट, इंजीनियरिंग सर्विस, ओनली इंजीनियरिंग सर्विस, ओनली PSU और PSU में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो कौन सा रीगन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि कॉमन बिटवीन गेट और इंजीनियरिंग सर्विस, तो आपको बताना है कि कॉमन बिटवीन गेट और इंजीनियरिंग सर्विस, तो इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के बीच में जो कॉमन निकालना है, तो जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के बीच में जो ओवरलैप होगा वही कॉमन होगा। तो देखो गेट के लिए पूरा का पूरा, ये देखो ये पूरा का पूरा सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए ये पूरा का पूरा सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनके बीच में ओवरलैपिंग क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा ये ओवरलैपिंग आ रहा है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला एरिया ओवरलैप एरिया है गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के बीच में, यानी कि ये इसमें जो रीगन आएगा, जितने स्टूडेंट आएंगे वो सारे के सारे किसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट और इंजीनियरिंग सर्विस दोनों का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉमन बिटवीन गेट और इंजीनियरिंग सर्विस में पूछेगा तो सेकेंड GE, इसमें 2 टाइप का एरिया आ रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड PEG।
ठीक है। तो कॉमन बिटवीन गेट और इंजीनियरिंग सर्विस जिसके बीच में कॉमन पूछता है उनके बीच का ओवरलैप देखते हैं। तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के बीच में ये पूरा का पूरा ओवरलैप था, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा आपका, ये ओवरलैप है, तो पूरा का पूरा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है बच्चों कि इसी में अगर ओनली वर्ड एक यूज कर लिया गया, ओनली कॉमन बिटवीन गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस, तो ध्यान से देखो बच्चों कि जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के बीच में जो कॉमन ओवरलैप आ रहा था, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये तो PSU से भी ओवरलैप कर रहा है ना। तो अगर ओनली यूज कर लिया मतलब गेट और इंजीनियरिंग सर्विस बताना है, तो कितने लोग श्योर हो जाएंगे कि ये वाला एरिया हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर से भी ओवरलैप कर रहा है। यानी कि ओनली वर्ड यूज हो जाएगा, तो ओनली वर्ड के लिए केवल ये आ जाएगा, ये वाला हिस्सा। ये बात सबको समझ में आ गया। ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला केवल हिस्सा क्या आ जाएगा, ओनली में आ जाएगा, ये वाला। ठीक है। तो इसका ये ओनली अगर वर्ड यूज कर दिया गया तो इसको बोलेंगे सेकेंड GE। ठीक है। तो देखो कॉमन बिटवीन गेट और इंजीनियरिंग सर्विस और ओनली कॉमन बिटवीन गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस दोनों में डिफरेंस है। तो कौन कौन से एरिया लेना, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। कॉमन बिटवीन गेट और इंजीनियरिंग सर्विस, अगर किसी भी दो एरिया के बीच में, दो ग्रुप के बीच में कॉमन पूछता है तो वो पूरा का पूरा ओवरलैप लेते हैं, लेकिन ओनली वर्ड यूज कर लिया तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है। तो ओनली का मतलब ये वाला केवल एरिया होगा। सिमिलरली आप लोग को अगर मैं बोलूँ कि कॉमन बिटवीन इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर, तो कॉमन बिटवीन इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हो गया कि इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर में जो भी ओवरलैप एरिया होगा वही आपका आंसर होगा। तो क्योंकि यहाँ पे ना ही ओनली यूज किया है, नहीं एग्जैक्टली वर्ड किया है। तो देखो इंजीनियरिंग सर्विस का पूरा का पूरा सर्किल है, पब्लिक सेक्टर का ये पूरा सर्किल है, तो इनके बीच में ओवरलैप क्या आ रहा है, यही तो ओवरलैप हो रहा है ना। ये वाला एरिया क्या हो रहा है, दोनों के बीच में ओवरलैप हो रहा है। ये बीच में एरिया क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो एरिया होगा वही कॉमन बिटवीन गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर होगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ के लिए, कौन कौन सा, ये 2 रीगन आएगा। ये 2 रीगन का मतलब सेकेंड PE प्लस थर्ड PEG। क्लियर है। ये 2 टाइप का रीगन यहाँ पे आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। कॉमन बिटवीन, देखो जब भी दो ग्रुप के बीच में कॉमन पूछेगा तो उनके बीच का ओवरलैप निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में ओवरलैप क्या आ गया, PE, ये वाला दोनों एरिया आ रहा था। ठीक है। अगर इसी वर्ड में अगर ओनली वर्ड लगा दिया, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली कॉमन बिटवीन इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर, तो आपको देखना पड़ेगा कि इन तीनों के बीच में जितना कॉमन होगा उसमें ओनली लगाना पड़ेगा, और वो एरिया दूसरे से शेयर नहीं होना चाहिए। तो देखो इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर में पूरा का पूरा एरिया ओवरलैप था, लेकिन आपसे पूछा ओनली इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये वाला एरिया की बात करूँ, ये वाला एरिया जो है, जो कॉमन है इंजीनियरिंग सर्विस पब्लिक सेक्टर में, ये तो गेट के साथ भी शेयर है ना। लेकिन आपको बताना ओनली इंजीनियरिंग सर्विस पब्लिक सेक्टर, इसका मतलब कौन से एरिया की बात किया है, इस वाले एरिया की केवल बात किया, ये वाले एरिया की केवल बात किया है, ये वाले केवल एरिया की बात किया है। समझ में आया सबको। ये वाला एरिया केवल होगा, ओनली कॉमन बिटवीन होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड PE। ये वाला एरिया का नाम क्या था, सेकेंड PE। ये वाला एरिया लेंगे जब ओनली कॉमन वर्ड यूज कर दिया तो। ठीक है। सिमिलरली एक मैं आप लोग खुद सोचो कि इसका क्या होगा, आप लोग खुद सोचो इसका क्या होगा। अगर आपसे पूछे कॉमन बिटवीन पब्लिक सेक्टर और गेट, तो गेट और पब्लिक सेक्टर में कॉमन कौन सा है, तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में ओवरलैप देखेंगे तो गेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में ओवरलैप कौन सा होगा, तो ये पूरा गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा पब्लिक सेक्टर कर रहा है, तो इनके बीच में ओवरलैप क्या होगा, ये ओवरलैप होगा। ये तो जो ओवरलैप होगा वही कॉमन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड GP प्लस थर्ड PEG। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो पब्लिक सेक्टर और गेट में कॉमन क्या होगा, जो ओवरलैप कॉमन एरिया होगा। अब फिर आगे आपसे पूछा जाए, अगर इसी में ओनली वर्ड यूज कर दिया गया, ओनली कॉमन बिटवीन PSU एंड गेट, तो ओनली कॉमन बिटवीन PSU एंड गेट का मतलब क्या हो गया कि गेट और PSU में जो केवल कॉमन होगा। तो देखो ये जो पूरा एरिया है ओवरलैप है, जो दोनों में कॉमन है, ये वाला रीगन देखो ध्यान से, ये वाला रीगन जो है, ये वाला रीगन, ये तो इंजीनियरिंग सर्विस से भी क्या है, शेयर कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब ये वाला एरिया हमको नहीं लेना है, क्योंकि ओनली PSU और गेट के बीच में लेना है। यानी कौन सा एरिया लेना है आपको, तो ये वाला केवल एरिया लेना है, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो केवल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये वाला केवल जो होगा गेट और पब्लिक सेक्टर में होगा। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा सेकेंड GP। क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया कौन सा डेटा लेना है, कौन सा डेटा को आपको छोड़ना है। ठीक है। एक एक टर्म का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कॉमन बिटवीन गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर। आपको बताना है कि जो गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर, मतलब तीनों ग्रुप के बीच में क्या कॉमन है। तो ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर इंजीनियरिंग सर्विस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके बीच में ये एरिया ओवरलैप कर रहा है। ठीक है। इन दोनों के बीच में कॉमन ये आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली गेट और PSU में क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है। सिमिलरली PSU और इंजीनियरिंग सर्विस में कौन सा कॉमन एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है।
अब तीनों में कौन सा कॉमन एरिया है? तो देखो ये वाला अगर एरिया की बात करें तो ये गेट केवल पब्लिक सेक्टर में, इसमें सॉरी इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर में यहाँ पे गेट नहीं है। इस वाले एरिया में गेट और पीएसयू है, इस वाले एरिया में गेट और इंजीनियरिंग सर्विस है। यानी कि बचा कौन सा एरिया जो तीनों में कॉमन? तो ये वाला जो एरिया है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा तीनों में कॉमन है। अगर आपसे तीनों में कॉमन पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड PEG, इस वाले एरिया को लेंगे अगर तीनों में कॉमन बोलेगा तो। क्लियर है सबको? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। एकदम एक एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन जाएगी तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। मैं लिख रहा आपको बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विथिन 30 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसी में ओनली वर्ड यूज कर दिया, ओनली, तो ओनली कॉमन बिटवीन गेट इंजीनियरिंग सर्विस गेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो देखो जो कॉमन है पहले देखेंगे कॉमन, और ओनली वर्ड भी यूज किया तो ये तीनों में ही तो कॉमन है, इससे ज़्यादा चौथा ग्रुप तो इसमें है ही नहीं है। तो ओनली वर्ड लिखे या ना लिखे तो ये वाले के लिए क्या होगा? इसका भी आंसर क्या होगा? थर्ड PEG होगा ही, क्योंकि इन तीनों में ही पूछा है। तो ये तो केवल तीन में ही शेयर, चौथा से किसी शेयर कर ही नहीं रहा है, तो आपका आंसर फिर क्या होगा? थर्ड PEG होगा। क्लियर है? तो इसमें ओनली भी लगा देगा तो आपका आंसर यही होगा, ओनली नहीं लगाएगा तो भी आपका आंसर क्या होगा? यही होगा। तो आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप अभी तक क्लियर नहीं तो आप वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देख लो, आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें डायग्राम पहले से बना होगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें स्टेटमेंट दिए होंगे और डायग्राम आपको बनाना होगा। जिन क्वेश्चन में डायग्राम पहले से बना होगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होता है, उनको आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कम टाइम में। लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, वो भी बन जाता है, ठीक है। और मैं एक बात और भी बताया था कि जितने भी PSUs के एग्जाम होते हैं उसमें 95% क्वेश्चन में फिगर आपके सामने बना रहेगा, बस आपको उसको एनालाइज करना है और आंसर को टिक करना है। मतलब उसमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देखोगे और अपना आंसर क्लिक कर लोगे। लेकिन गेट में क्या होता है? गेट में जो होता है क्वेश्चन दोनों टाइप के आते हैं, डायग्राम बना भी रहेगा और डायग्राम बना भी, ऐसा हो सकता है कि डायग्राम नहीं भी बना हो। तो डायग्राम बना रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, और डायग्राम नहीं बना रहेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको डायग्राम पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप आंसर तक पहुँच पाओगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, और वो जो मैंने क्वेश्चन लिया है आज हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें डायग्राम पहले से बना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें डायग्राम को क्या करेंगे, हम लोग खुद ही ड्रॉ करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने लिया है वाइजाग स्टील प्लांट 2017 में आया हुआ है। और देखो इस क्वेश्चन में फिगर बना दिया है पहले से ही, तो जिन क्वेश्चन में फिगर बना रहता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है। बस आप इसमें कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको एनालिसिस करना होता है कि क्या पूछा है और आप आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, विच नंबर स्पेस इन द फिगर बिलो रिप्रेजेंट डॉक्टर। देखो एक सर्कल दिया है, एक स्क्वायर दिया है और एक रेक्टेंगल दिया है। तो देखो यहाँ पे 3 ग्रुप है, तीनों आपस में शेयर कर रहे हैं। तो देखो बच्चों एक बात क्लियरली बता दूं, जब आपको खुद से ड्रॉ करना है तो आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि आपको आसानी से सब कुछ दिख जाए। लेकिन एग्जामिनर जब आपको पहले से ड्रॉ करके देगा तो ज़रूरी नहीं है इस फॉर्मेट में देगा, वो कैसे भी दे सकता है। बस आपको एनालिसिस करने आना चाहिए, देखने आना चाहिए। क्लियर है? तो वो क्या किया, सर्किल की जगह पे क्या कर दिया, एक स्क्वायर ले लिया है, दूसरे सर्किल की जगह पे एक रेक्टेंगल ले लिया है। तो उसकी मर्जी कुछ भी ले सकता है, लेकिन जब भी आपको बनाना होगा तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें 3 ग्रुप है। पहला एक सर्किल जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर्टिस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर के बारे में पूछा गया है, तो डॉक्टर कौन सा है, ये वाला स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमको केवल स्क्वायर में देखना है, बाकी हमको देखना नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में होंगे तो केवल स्क्वायर पे फोकस करेंगे, आपके लिए बाकी इधर ये सब डेटा बेकार है। अब मैं जब भी ये गलत है तो ये हमको यूज नहीं करना, तो इसको हमने पहले क्रॉस कर लिया, इसको हमको यूज नहीं करना है। हमको डॉक्टर को देखना था तो हमने केवल स्क्वायर पे फोकस किया, तो हम स्क्वायर पे फोकस किए। आगे बोला गया हु आर प्लेयर एज वेल एज आर्टिस्ट। तो डॉक्टर में बताना है जो कि प्लेयर हो और साथ में आर्टिस्ट भी हो। तो कॉमन सेंस सिंपल सी बात है कि तीनों में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आता स्टेटमेंट से तो आप ऐसे सोचो कि डॉक्टर आपने देख लिया स्क्वायर, अब आपसे पूछा है कि कितने प्लेयर हैं, तो प्लेयर का कौन सा है, ये पूरा का पूरा सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डॉक्टर और प्लेयर में कौन सा कॉमन एरिया, ये वाला एरिया होगा। तो आपका जो भी आंसर होगा इन्हीं दोनों में से होगा, यानी कि फिर ये बेकार हो गया आपसे, ये पूरा का पूरा बेकार हो गया, इससे आपको लेना देना कुछ नहीं है, आपके पास इन दोनों में से कोई ना कोई लेना है। अब आगे बोलेगा कि जो कि आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट के लिए कौन सा है, ये रेक्टेंगल भी है। तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो 5 नंबर है प्लेयर और डॉक्टर के बीच में केवल है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। हमको लेना कौन सा, जो तीनों में कॉमन हो, तो बचा कौन सा, 7। तो ये जो एरिया है ये 7 जो आपका आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर में आते हैं, आपको देख के एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये भी 3 ग्रुप का है और डायग्राम पहले से क्या है बना हुआ है, ठीक है। अब 3 टाइप का डायग्राम बना हुआ है, अब तीनों का नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, अब क्वेश्चन में दिया होगा। जब यहाँ पे अगर फिगर में डायग्राम का नाम नहीं दिया हुआ है कि सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में दिया होगा। देखो क्या दिया, इन द फॉलोइंग डायग्राम पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट वुमेन, यानी कि ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आगे क्या बोला गया, ट्रायंगल रिप्रेजेंट सब इंस्पेक्टर, तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब इंस्पेक्टर को, ठीक है, सब इंस्पेक्टर को। आप अपने माइंड में याद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि मैं आपको समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ अलग अलग, ताकि आपको एकदम बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो सर्किल रिप्रेजेंट ग्रेजुएट्स। देखो मैं एक एक चीज़ इसलिए लिखता हूँ ताकि आपका, अभी देखो आप इनिशियल स्टेज में सीख रहे हो ना, तो आपका एक एक चीज़ क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर डायरेक्ट शॉर्टकट बता दो। देखो डायरेक्ट शॉर्टकट उन्हीं का काम आता है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, ठीक है, वही सही कर पाते हैं शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट अपने आप जनरेट होता है, बेसिक आप कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो हमेशा, ठीक है। एक एक चीज़ लिखा करो, जब एक एक चीज़ लिखोगे तो बाद में अपने आप आपका क्या होगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है इसमें, आगे हम लोग कर लिए सब इंस्पेक्टर और सर्किल रिप्रेजेंट ग्रेजुएट, हमने यहाँ तक कर लिया। अब पूछा आपसे विच नंबर एरिया रिप्रेजेंट वुमेन ग्रेजुएट सब इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस, आपको बताना है कि विच नंबर एरिया रिप्रेजेंट वुमेन ग्रेजुएट, वुमेन भी होनी चाहिए साथ में ग्रेजुएट भी होना चाहिए। तो देखो वुमेन ये हो गया ये वाला, और ग्रेजुएट का मतलब ये पूरा सर्किल हो गया, ठीक है। और आगे बोला गया सम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, मतलब कितने लोग बोलेंगे, तीनों में से जो कॉमन है वही तो हमको बताना है ना। तो तीनों में से कॉमन क्या है, खुद सोचो, तीनों में से कॉमन क्या है। तो ये वाला एरिया तो कॉमन नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। ये तो केवल किस में, केवल ग्रेजुएट है, ओनली ग्रेजुएट है। ये वाले कितने हैं, ओनली सब इंस्पेक्टर, ये नहीं होगा। ये वाला क्या होगा, ये किस में कॉमन है, सर्किल और ट्रायंगल में कॉमन, तो ये भी नहीं हो सकता। ये वाला केवल रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में, ये भी नहीं होगा। ये वाला किस में होगा, पैरेललोग्राम सर्किल में, ये भी नहीं होगा। ये वाला किस में है, पैरेललोग्राम और सर्किल में, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, यही तो एक नंबर है जो तीनों में शेयर है ना, सर्किल में भी आ रहा है, पैरेललोग्राम में भी आ रहा है और ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी जो क्वेश्चन लिया था मैंने वाइजाग स्टील प्लांट से लिया था, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो ये वाइजाग स्टील प्लांट में जो होता 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन थे। देखो ये 3rd क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन सबको होमवर्क है सबके लिए। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, ये भी बहुत आसान है। तो अभी मैं आपको बताया कि देखो जब भी पब्लिक सेक्टर में क्वेश्चन आते हैं उसमें 95% चांस होगा कि फिगर आपके सामने बना होगा, और जब फिगर बना होता है तो आपको एनालिसिस करना होगा और आपको आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसमें फिगर बनाना होता है तो थोड़ा सा उसमें स्टेप होता है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। और मैं ये भी बोला कि जब वेन डायग्राम एग्जाम में आता है, देखो 25 क्वेश्चन केवल आए थे रीजनिंग से, जिसमें से 3 क्वेश्चन केवल वेन डायग्राम पर बेस्ड था। तो 25 का 3 कितना होता है, आप खुद ही अंदाजा लगा लो। तो वेटेज इसका ज़्यादा है, ये पब्लिक सेक्टर में आता है तो 3 या 4 क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं, एटलीस्ट वो लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। जब आप कमेंट करके बताते हो आंसर ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं मतलब कोई पढ़ रहा है, मतलब कोई सीख रहा है, ठीक है। तो आपको कमेंट करके आंसर जरूर बताना है, इसमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, आपको बस ऑब्जर्व करना है कि कौन सा डेटा लेना है कौन सा छोड़ना है। ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या आपके सामने फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन किया जिसमें डायग्राम पहले से बना हुआ था, और ये तीनों के तीनों वाइजाग स्टील प्लांट में क्वेश्चन आए हुए थे। अब हम लोग गेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो डायग्राम पहले से बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने लिया है, ये क्वेश्चन गेट 2016 में आया था 2 मार्क्स का इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में, और ये बहुत ही ईजी है। जिनके सेट में आया होगा, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इजीली इसको स्कोर कर लिए होंगे। गेट 2016 में आया है 2 मार्क्स का, वो भी ठीक है। तो गेट में 2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो यहाँ पे 3 ग्रुप है, तीनों का नाम अलग अलग दे दिया है, तो क्वेश्चन में नाम नहीं दिया होगा। और जब यहाँ पे ये नेम नहीं दिया रहता, ये नेम अगर नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन में नेम दिया रहेगा, तो आपको वहाँ से लिखना पड़ेगा। अब देखो तीनों यहाँ पे सर्किल है तो तीनों का नेम देना ही पड़ेगा। कैसे, अगर बोलेगा कि सर्किल रीड बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कैसे मानोगे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीनों सर्किल में देगा तो नाम देगा। अगर यहाँ पे सर्किल, यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ पे ट्रायंगल दे देता तो सबका नाम यहाँ पे लिखता, ठीक है। क्लियर है सबको। अब क्या बोला है कि एक वेन डायग्राम है जिसको स्टूडेंट के पॉपुलेशन को बताता है, और लेजर एक्टिविटी के, मतलब लेजर एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है बच्चों कि जो लोग अपने खाली टाइम में जो काम को करते हैं, ठीक है, एक तरह से हॉबी बोल सकते हो,
ठीक है, ऐसे एक्टिविटी जो अपने खाली टाइम में लोग करते हैं। तो 3 टाइप के स्टूडेंट हैं, ठीक है। कुछ लोग बुक को रीड करना पसंद करते हैं, कुछ लोग टीवी देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब बोला है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू रीड बुक और प्ले स्पोर्ट। अब देखो ध्यान से क्या पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स टू रीड, हमको कौन सा सर्किल को देखना है, रीड जो बुक रीड कर रहे हैं, और प्ले स्पोर्ट, हमको ऐसे बच्चों को बताना है जो बुक को रीड कर रहे हो और आपको क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट को प्ले कर रहे हो। तो बुक रीड वाला क्या होगा, ये पूरा का पूरा सर्किल किसको आएगा, बुक रीड आएगा, और प्ले स्पोर्ट वाला क्या आएगा, ये पूरा का पूरा सर्किल आएगा। तो आप एकदम क्लियर हो गया होगा कि हमको ये पूरे सर्किल का डेटा लेना है, ठीक है। साथ में इस वाले सर्किल का भी डेटा लेना है और इस वाले को नहीं लेना है, क्योंकि केवल ये टीवी देख रहे थे, ये वाले को हमको नहीं लेना है, ये पूरा ये दोनों सर्किल में डेटा लेना है। अब इन सबका सम करो और जो आपका आंसर होगा देखो 13 + 12 + 44 + 7 + 15 + 17, ये सबका सम करोगे तो 108 आंसर आ जाएगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पूछा है कि रीड बुक लिखा है, तो रीड बुक का मतलब हो गया और जो लोग बुक को पढ़ना पसंद करते हैं और जो खेलना पसंद करते हैं, तो ये बुक पढ़ने वाले थे और ये खेलने वाले थे, दोनों सर्किल का हमने सम ले लिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो एक बात बता रहा हूँ, ये तो आपने ऐड कर लिया, लेकिन मैं एग्जाम हाल में होता तो मैं ऐड नहीं करता। पूछो कैसे, देखो हमको पता है कि इन सबको ऐड करना है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, ठीक है। देखो इसमें इसको देख के आपको एक चीज़ तो क्लियर होगा कि जो भी आंसर आएगा 44 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि सारे का सम निकालना है तो 44। तो ये तो आंसर देख के आप बोल सकते थे कि ये आंसर कभी पॉसिबल नहीं है। अगर 44 में 7 ऐड करते तो 51 भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कि नहीं, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, बस ऑब्जर्वेशन से देखो, इन सबको ऐड करके आपको आंसर टिक करना है। तो 44 तो आपका आंसर होगा नहीं, 51 होगा नहीं, क्योंकि 44 में ही 7 ऐड करोगे तो 51 आ जाएगा। आपको पूरा ऐड करना है। और 79, अब 79 में आपको डाउट है तो आप खुद सोचो कि अगर ये 40 होता और बाकी सब 10 होते तो कितना हो जाता, 540 और 590 के आसपास आ जाता। तो जो भी आंसर आएगा 90 से ज़्यादा आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जर्व करके भी आप कर सकते थे। पहला कि आप सारे को ऐड कर लेते, जैसे हमने किया मेथड 1। दूसरा मेथड 2 क्या करना था आपको कि आप ऑब्जर्व कर लेते कि सम मतलब आप एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर लेते कि सम कितना आएगा, तब डी टिक कर देते, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं था। और एक और मेथड बता रहा हूँ जो सबसे अच्छा मेथड है, और इसको आपको ये ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर होना चाहिए। देखो इन सारे नंबर को सम करके आपको बताना है कौन सा आंसर है। तो खुद सोचो कि देखो ये नंबर ऑड है, 1 ऑड हो गया, 2 ऑड हो गया, 3 ऑड हो गया और ये 4 ऑड हो गया। 4 नंबर ऑड है, तो 4 नंबर ऑड को जोड़ोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। और ये 2 नंबर और उसमें 2 इवन नंबर को जोड़ोगे तो हमेशा आंसर क्या आने वाला, इवन में आने वाला है। तो जब भी आंसर इवन में आएगा तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता, बी आपका आंसर कभी नहीं होगा। सी भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ऑड है। और आपका आंसर क्या आने वाला है, पूरे सम करने पर इवन आने वाला है। क्लियर है सबको। देखो ये मेथड 3 में फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 4 नंबर ऑड है और 2 नंबर इवन है, तो जब इनको आपस में ऐड किया गया होगा तो 4 नंबर ऑड को ऐड करने पर हमेशा इवन आता है, सबको पता। किसी भी 2 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो इवन आएगा। उसी तरह 4 नंबर ऑड नंबर को ऐड करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। बाकी 2 और इवन ऐड करोगे तो आंसर इवन आएगा। और बी ऑप्शन ऑड दिया तो ये कभी होगा नहीं, सी ऑप्शन ऑड दिया तो कभी होगा नहीं। और ये 44 तो अकेले ही 44 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखो हमने 3 मेथड्स यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। इवन ऑड का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, या फिर डायरेक्ट आप सम कर सकते थे, या फिर आप अप्रॉक्स कैलकुलेशन से भी आप टिक कर सकते थे, ठीक है। तीनों मेथड आसान है यहाँ पे। लेकिन मेरा बताने का मतलब ये नहीं कि आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे तो ये वाला मेथड आसान नहीं। मैं आपको ये इसलिए ऐसे मेथड बता रहा हूँ कि जब भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के कभी मिले तो वहाँ पे इस टाइप के थिंकिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए कि कैलकुलेशन को कैसे किया जाए आसान तरीके से। क्लियर है। तो जरूरी नहीं यहाँ पे आसान, यहाँ पर टफ नंबर मान लो यहाँ पे 700, 500, 800, 900 ऐसे करके दिया होता तो इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाता, आपके लिए आसान हो जाता। तो कैलकुलेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कैलकुलेशन करें कि आसान हो। यहाँ पे तीनों के तीनों आसान है, आप जो लगा लो सब आसान होगा। इसका लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 गेट 2019 में आया है कंप्यूटर साइंस में। इस क्वेश्चन में भी डायग्राम पहले से आपके सामने दिख रहा है कि ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो डायग्राम देख के पता चला कि ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर को, और ये रेक्टेंगल किसको, एडमिन को, और ये सर्किल किसको, रिसर्चर को, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे लिख भी दिया वैसे कि टीचर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल को, और रिसर्चर किसको, सर्किल को, एडमिन वाले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेक्टेंगल को। अब आपसे मेन देखना है कि पूछा क्या, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन द परसेंटेज ऑफ एडमिन सेल इन द रेंज ऑफ।
ठीक है। जो टोटल लोग हैं उनमें से कितने % जो है एडमिन वाले हैं। तो आपको सिंपल सी बात है कि ये रेक्टेंगल वाले का सम निकालना है और टोटल रेक्टेंगल का सम निकालना है, टोटल का कितना % आपको ये निकालना है। तो रेक्टेंगल का सम कितना आएगा 20 20 10। तो ये एडमिन में कितने हैं, एडमिन में 50 लोग हैं, ठीक है। और एडमिन में 50 लोग हैं और टोटल का कितना % है ये पूछा गया है। तो टोटल का % निकालना है, तो टोटल का 50 और बाकी ये 2 बचे, इनको सम कर दो। तो 70 + 40 ये टोटल का सम हो जाएगा। और इसको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो ये देखो 50 हो गया, यहाँ पे 50 और 40 कितना होता है 90 90 70 160 × 100। आप चाहो तो आपको पता है कि 50 और इसका ये 1/3 से ज़्यादा है ना, ये 1/3 से ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, ये 1/3 से ज़्यादा आएगा ना। 1/3 का से ज़्यादा का आने का मतलब क्या हो गया, 100 का 1/3 से ज़्यादा क्या होता है 30 से ज़्यादा होगा, 31 और 45 के बीच में लाई करेगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था, लेकिन अगर कुछ महान लोग हैं जो चाहते हैं कि इसको कैलकुलेट करें तो आप कैलकुलेटर में पुट करना, कैलकुलेट करके देखना, तो आपको 31 और 45 के बीच में लाई करेगा। या आप खुद भी ऐसे बोल सकते थे कि ये जो रेशियो है, देखो ये जो रेशियो है ये 0 0 कैंसिल कर दो, या फिर ऐसे देखो 5 और 16 का रेशियो है, तो 5 16 का कितना है 3 टाइम्स से ज़्यादा है। तो जो भी आंसर आएगा 1/3 से ज़्यादा आएगा। तो 100 का 1/3 कितना होता है 33 होता है। तो 33 के आसपास आंसर आएगा। तो 33 को किस में लाई कर रहा है, इस वाले रेंज में लाई कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर देता है तो आपके लिए क्वेश्चन टफ हो जाता है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या करेगा, अगर यहाँ पे पूछता आउट ऑफ टोटल पर्सन द परसेंटेज ऑफ ओनली एडमिन, यहाँ पे अगर लिख दिया होता, इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, अगर ओनली एडमिन लिख दिया होता तो ओनली एडमिन का मतलब क्या होगा कि जो केवल एडमिन है, तो ये 20 केवल एडमिन है। तो इसका आंसर क्या हो जाता 20 डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल का सम कितना हो जाएगा 50 + 70 + 40। तो ये आपका आंसर होता × 100 अगर ओनली एडमिन यूज कर दिया होता तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में ट्विस्ट हो सकता था, अगर यहाँ पे ओनली वर्ड यूज कर देता तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपकी बस अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि कौन सा डेटा आपको देखना है, ध्यान देना है कि कौन सा डेटा कब लेना है। क्लियर है। तो ओनली एडमिन पूछा होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, ये आंसर हो जाता। ठीक है। ये भी 2 मार्क्स में आया था, ये भी 2 मार्क्स में था। तो ईजी क्वेश्चन था, आप इजीली स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। अब इतना तो आप लोग से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 ग्रुप पे जिनमें डायग्राम नहीं दिया होगा, डायग्राम आपको खुद से ड्रॉ करना होगा। और डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे डेटा को पुट करेंगे, वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखने वाले हैं। अभी तक के लिए आपको क्या करना है, अभी तक पार्ट 3 तक आपको अच्छे से समझ लेना है, देख लेना है। और पार्ट 4 फिर जब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 रिवाइज कर लोगे, उसके बाद पार्ट 4 देखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये सीरीज अच्छी लग रही है वेन डायग्राम का, तो लाइक और कमेंट करके बताएं। और ये भी बताएं कि कैसे इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बता सकते हैं कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल टॉपिक की इस टॉपिक को सर जब पहले कवर करें तो आप उस टॉपिक का मेंशन भी कर सकते हैं कमेंट करके। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक को पहले कवर करने के लिए। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, सारी PDF आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है। अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं।